जय हिंद दोस्तों। मैं इमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको अनेक वीडियो दिए, अनेक प्रकार के वीडियो दिए, टेक्निकल भी दिए, वेस्टर्न भी दिए, आधुनिक कलाकार भी दिए, समकालीन भी दिए। आज यूरोपीय कलाकार की हम बात करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट कलाकार है, सभी उसके बारे में जानते हैं और उस चित्रकार का कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, ये अपने समय के बड़े ही इम्पोर्टेंट कलाकार माने जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरा दावा है कि चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे नेट, जेआरएफ यानी यूजीसी हो, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि लियोनार्डो दा विंची का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में, इस जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मिलना तय है, इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन ये वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम लोग देखते हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है ये उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। एक बात तो जानिए कि उच्च पुनर्जागरण काल को, यानी इसको हम लोग कहते हैं हाई रिनेसा। अब इसको हाई रिनेसा कहते हैं, इसलिए इसको कह सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची हाई रिनेसा काल के प्रमुख कलाकार हैं। हिंदी में कहेंगे तो उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। हमने लिखा है इनके बारे में कलाकार लिखा है, ना कि हमने इनको चित्रकार अभी कहा है। ये एक ऐसे कलाकार थे जिनको विभिन्न योग्यता थी। जैसे ये एक वैज्ञानिक थे, लियोनार्डो दा विंची वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, स्थापत्यकार थे, वैज्ञानिक, इंजीनियर, स्थापत्यकार, ड्राफ्टमैन थे। ड्राफ्टमैन के अतिरिक्त ये मूर्तिकार थे, ये लेखक भी थे। इन सब के अतिरिक्त ये एक मुख्य रूप से एक ये चित्रकार थे। इन सब के अतिरिक्त एक मुख्य रूप से चित्रकार थे। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक, इंजीनियर, स्थापत्यकार, ड्राफ्टमैन, मूर्तिकार, लेखक, और एक और जोड़ सकते हैं संगीतकार। तो इतनी कला के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन मुख्य रूप से जाने जाते हैं चित्रकार। इतनी कला होने के कारण इस लियोनार्डो दा विंची को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। यानी इनको कहा जाता है वंडर ऑफ द एज। वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। वंडर ऑफ द एज इनको कहते हैं। वंडर ऑफ द एज को हिंदी में कहते हैं युग का आश्चर्य। इसका हिंदी में अर्थ होता है युग का आश्चर्य। वास्तव में सही में युग का आश्चर्य थे, क्योंकि इतनी जिसके अंदर प्रतिभा हो सकती, जितनी इसके अंदर कला हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को वंडर ऑफ द एज यानी इसको युग का आश्चर्य ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात ध्यान रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची अपने समय के वंडर ऑफ द एज के रूप में, यानी तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है, तो आप यही कहेंगे लियोनार्डो दा विंची। और मुख्य रूप से क्या थे, तो मुख्य रूप से आप चित्रकार लगाएंगे, और बाकी अगर इनमें से कोई विकल्प आता है तो उस आधार पर लगाइएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी आधार पर उसको विकल्प देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लियोनार्डो दा विंची मुख्य रूप से इनका जन्म 15 अप्रैल, बिल्कुल सही है, 15 अप्रैल 1452, 1400 छूट गया है 2, 1452 इटली में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2 मई 1519 फ्रांस में हुई थी। तो इनका जो जन्म हुआ, अभी हमने आपको बताया कि इनका जन्म 1452 में इटली के फ्लोरेंस शहर में स्थित
एक गांव है, कस्बा है, गांव जिसका नाम है विंची। तो इनका जन्म हुआ था विंची में। उस गांव का नाम विंची होने के कारण इनका नाम पड़ता है लियोनार्डो दा विंची। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम था पियरे दा विंची। पियरे दा विंची इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था कैटरीना विंची। ये इनकी माता का नाम था। बचपन से ही इनके अंदर कला की बहुत प्रतिभा थी, प्रतिभाशाली थे। बचपन में ही इनको कला का शौक था। इनके पिता ने देखा कि इनको कला का अधिक चित्रकारी करने का इनको लगाव है, तो इसलिए इनको कला सीखने के लिए, चित्रकारी सीखने के लिए इनको भेज दिया फ्रांस। तो ये फ्रांस आ गए, इटली से फ्रांस आ गए। इटली से ये फ्रांस आ गए। ये फ्रांस आए इटली से। कहाँ से आए? इटली से ये फ्रांस आए और फ्रांस में आकर इन्होंने इटालियन कलाकार जिसका नाम था वेरेचियो, कहीं कहीं लिखते हैं वेरक्यो, ध्यान रखना, कहीं कहीं इनका लिखते हैं वेरेचियो, कहीं लिखते हैं वेरक्यो, कहीं लिखते हैं वेरक्यो। ध्यान रखिएगा, इनका नाम वेरेचियो या वेरक्यो, ये एक इटालियन कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक चित्रकार थे, बिल्कुल सही। चित्रकार के साथ साथ ये एक स्वरकार थे। स्वरकार के साथ साथ ये एक मूर्तिकार भी थे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है शायद नेट में कि वेरेचियो मुख्य रूप से क्या था, विकल्प था उसमें स्वरकार। तो ध्यान रखिएगा, वेरेचियो चित्रकार, स्वरकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके स्टूडियो में वेरेचियो के स्टूडियो में लियोनार्डो दा विंची ने पूरी कला सीखी, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। फ्रांस में रह कर की कला का ज्ञान करते रहे और यहीं पर रहते हुए उन्होंने स्टूडियो में काम करते थे, पूरा जानकारी इनको मिल गई। तो ये मानव की संरचना को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा, मानव की संरचना को समझने के लिए, मानव की संरचना, ध्यान रखिएगा, संरचना, मानव की संरचना को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा, मानव की संरचना को समझने के लिए लियोनार्डो दा विंची रात के अंधेरे में ये चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में जाकर के ये कब्र खोद कर वहां से निकालते थे डेड बॉडी, यानी शव निकालते थे। और शव को ला करके वो अपने स्टूडियो में ले आते थे। लाने के बाद उसकी डेड बॉडी के उसके हिस्सों को फाड़ते थे, काटते थे। काटने के बाद उसके दिल, गुर्दा यानी मानव शरीर के अंगों को विभिन्न स्थानों पर निकाल करके वो अलग रखते थे। रखने के पश्चात वो उसका आरेख करते थे। क्या करते थे? मानव संरचना के अंगों का करते थे। क्या? ये आरेख का मतलब होता है कि उसको देख करके, उसको आरेख का मतलब होता है कि सामने रख करके उनका जो है पेंसिल द्वारा तुरंत रेखा खींचना, यानी चित्र को रंगीन न बना करके सादा चित्र बनाना, यानी उसका आरेख करते थे। यानी आलेख से बना आरेख, यानी देख करके तुरंत उसको रेखाएं खींचना। तो ये आरेख करते थे। और आरेख जो करते थे वो अपने किसमें करते थे? वो अपने नोटबुक में करते थे। ध्यान रखिएगा, तो नोटबुक में मानव शरीर के विभिन्न अंगों का वो नोटबुक करते थे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके अतिरिक्त वो अपने आरेख में क्या क्या करते थे। इसके अतिरिक्त वो अपने नोटबुक में वो क्या क्या बनाते थे। पहले ये व्यक्ति थे जब लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हाँ ये चीज आएगी
वो चीजें इन्होंने आरेख किया था। क्या क्या आरेख किया? जैसे इन्होंने टैंक, किसी ने सोचा नहीं टैंक कैसी होगी, इन्होंने इसका आरेख किया। टैंक के अतिरिक्त इन्होंने मोटर कार, इसके अलावा राइफल, इसके अलावा पैडल बोट, इसके अतिरिक्त हवाई जहाज, इसके अतिरिक्त झूलता हुआ पुल, यानी इतनी चीजें इन्होंने, और बहुत सारी हैं, इन्होंने इतनी चीजें आरेख किया। इसके अतिरिक्त क्या किया इन्होंने? इसके अतिरिक्त इन्होंने घोड़ा, भालू, भेड़िया, कुत्ता, इन सब का इन्होंने आरेख किया। तो आप ध्यान दीजिए कि जहां तक कि हवाई जहाज का इन्होंने आरेख कब किया था, ये मान लीजिए कि लगभग इन्होंने 19वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी, 1452 इनका जन्म हुआ, 15वीं शताब्दी के अंदर ही, यानी 15वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने हवाई जहाज का इन्होंने चित्र बनाया था। समझ रहे हैं? और जबकि हवाई जहाज की खोज कब हुई है? 1903 में इसकी खोज हुई है। हवाई जहाज की 1903 में इसकी खोज हुई है। और खोज करने वाले जो दो लोग थे उनका नाम था, एक का नाम था विल्वर और दूसरे का नाम था राइट। विल्वर राइट ने इसकी खोज की थी। आलेरे विल्वर और राइट, इन लोगों ने इसकी खोज की थी। वो खोज 1903 में की। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 400 साल बाद हवाई जहाज का वही आकार उसी तरह से बनाया गया था जिस तरह से लियोनार्डो विंची ने हवाई जहाज का आरेख किया था। तो इसलिए वो अपने नोट में विभिन्न चीजों का वो आरेख करते रहते थे। फिर इसके बाद इन्होंने चित्र एक और बनाया। 1483 में इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र था और उस चित्र का नाम था वर्जिन ऑफ द रॉक्स। उसका नाम था वर्जिन ऑफ द रॉक्स। इसको हिंदी में कहते हैं शैल खंडों की राजकुमारी। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं शैल खंडों की राजकुमारी। वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये इनका बहुत प्रमुख चित्र है और ये चित्र इन्होंने बनाया था 1483 में। वर्जिन ऑफ द रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चित्र इनका है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। इसको हिंदी में कहते हैं शैल खंडों की राजकुमारी। ये चित्र वर्तमान में कहाँ है? आपका लूव्र संग्रहालय में है। और लूव्र संग्रहालय जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान रखिए, ये लूव्र संग्रहालय में कहाँ है? पेरिस में है। तो इस तरह से ये इनका एक अन्य प्रमुख चित्र ये भी है। इसी तरह से इन्होंने इसी समय एक और चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम था लीडा व हंस। ये चित्र है, ये भी इनका ही चित्र है। अब लीडा व हंस ये भी कहाँ है? ये भी लूव्र संग्रहालय में है। तो लीडा हंस जो चित्र इन्होंने बनाया था, तो ध्यान रखना लीडा हंस का चित्र बनाने वाले सबसे पहले चित्रकार का नाम था लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद यानी सबसे पहले ये चित्र बनाया था, सबसे पहले इसको बनाया विंची ने। विंची मतलब लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। फिर किसने बनाया? फिर इसको बनाया माइकल एंजेलो ने बनाया। इसको किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। फिर इसको किसने बनाया? ध्यान रखना, फिर राफेल ने बनाया। फिर किसने बनाया इसको? फिर इसको बनाया है फिर इसको बनाया है जिसने, उसका नाम है राकाको शैली चित्रकार, उसका नाम है बुशे। कौन से? उसका नाम है बुशे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और बुशे, इन लोगों ने अपने अपने समय में, ये तो तीनों ने एक ही समय के, ये हाई रेनेसा काल के हैं ये तीनों हाई रेनेसा काल के हैं, यानी इस काल के हैं, ये इस काल के हैं ये तीनों। और बुशे जो है ये किसका है? राकाको शैली। कौन शैली है? ध्यान रखिएगा, राकाको शैली। बुशे जो है वो राकाको शैली है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। लीडा व हंस सबसे पहले विंची ने, फिर माइकल एंजेलो ने, फिर राफेल ने, फिर बुशे। इन चार लोगों ने जो है लीडा व हंस वाला चित्र
बनाए, लेकिन वर्तमान में विंची वाला चित्र कहाँ है? लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी तरह से इनके और बहुत सारे चित्र हैं। एक चित्र इनका है इनका ईसा का आत्म, वो चित्र का नाम है ईसा का व्यक्ति चित्र। इन्होंने एक चित्र और बनाया है ईसा का व्यक्ति चित्र, ध्यान रखिएगा, ईसा का व्यक्ति चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र क्यों है अभी मैं बताता हूं आपको। दोस्तों आप लोग शायद ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी कला जगत का ये वाला चित्र जो है, ये पश्चिमी कला जगत, पश्चिमी कला जगत का, ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी कला जगत का सर्वप्रथम यानी सबसे पहला क्या है? पट चित्र। पश्चिमी कला जगत का सबसे पहला चित्र है जो पट चित्र है। और पट का मतलब क्या होता है? जो कपड़े पर बनाया गया चित्र हो उसे कहते हैं पट चित्र। तो पश्चिमी कला जगत में सबसे पहली बार ये चित्र बनाया गया था जो कपड़े में बनाया गया था, यानी पट चित्र है। इसका नाम है ईसा का व्यक्ति चित्र। इसी तरीके से एक और चित्र है इनका संत एन व मरियम, शिशु ईसा, यानी संत एन और मरियम, संत एन के साथ मरियम व शिशु ईसा। संत एन के साथ मरियम व शिशु ईसा। ये भी किसका चित्र है? लियोनार्डो दा विंची का। तो इस तरह से लियोनार्डो दा विंची ने इस तरह से चित्र बनाए। एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इन्होंने 1498 में एक चित्र बनाया था। इन्होंने इटली के कहाँ बनाया था? मिलान, इटली के मिलान शहर में स्थित गिरजाघर में चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था लास्ट सफर। ये इनका 1498 में बनाया गया था, यानी अंतिम जर्नी। लास्ट सफर माने अंतिम जर्नी, सफर है, सफर नहीं है। तो लास्ट सफर जो गिरजाघर में बनाया गया। और किस में बनाया गया? ये किस विधि में बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो विधि है उस विधि का नाम है फ्रेस्को बीनो। अब फ्रेस्को बीनो क्या है? तो मैं पीछे बता चुका हूँ, पिछले वीडियो आप लोग देखा होगा। फ्रेस्को बीनो, फ्रेस्को सेक्को, बस शॉर्ट समझ लीजिए। फ्रेस्को बीनो का मतलब होता है कि गीले धरातल पर चित्रकारी करना, यानी गीले दीवार पर जो धरातल हो गीला उस पर चित्रकारी करने को कहते हैं फ्रेस्को बीनो, और सूखे धरातल पर चित्रकारी करने कहते हैं फ्रेस्को सेक्को। तो इस प्रकार से इन्होंने 1498 में लास्ट सफर नामक चित्र इन्होंने दीवार पर, यानी गिरजाघर की दीवार पर बनाया था, फ्रेस्को बीनो। तो इस तरह से इनका ये था अंतिम सफर। इसे कहते हैं अंतिम सफर, कहते हैं अंतिम भोज। ये लास्ट सफर मतलब अंतिम भोज। तो इस तरह से ये इनका बहुत प्रमुख चित्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नया बहुत इंपॉर्टेंट चित्र इनका है अब आइए हम लोग बात करते हैं 1503 से लेकर 6, यानी कितना वर्ष? 3 वर्ष में एक चित्र विंची ने बनाया था। उस चित्र का नाम है, जो पश्चिमी कला जगत का सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध चित्र है, हर व्यक्ति जानता है, जो चित्रकार नहीं वो भी जानता है। और उस चित्र का नाम है मोनालिसा का चित्र। मोनालिसा
लीसा का चित्र। ये 1503 में शुरू किया, 6 में समाप्त, यानी 3 वर्ष लगे थे इस चित्र को बनाने में, मोनालिसा का चित्र। मोनालिसा का जो चित्र है ये एक कहते व्यापारी था, जो इनका दोस्त था, जिसका नाम था फ्रांचेस्को देल जोकांदा। ध्यान दीजिएगा, फ्रांचेस्को देल जोकांदा। फ्रांचेस्को देल जोकांदा की पत्नी का नाम था लीसा। इन्होंने लीसा का चित्र बनाया था, जिसका नाम पड़ गया मोनालिसा। मोनालिसा जो है वो रंगीन चित्र नहीं है। खास तौर से जो लियोनार्डो दा विंची थे वो रंगीन चित्र कम बनाते थे और सादे चित्र वो इनके चित्र अधिक मिलते हैं। तो मोनालिसा वाला जो चित्र इन्होंने बनाया, इस चित्र में इन्होंने कुमुदनी का फूल और लिली का फूल चित्रण किया है दोनों को। और ये दोनों चित्र जो हैं वो लाल व पीले रंग के हैं, यानी लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें जो टोन है वो कैसे रंग की है? टोन जो इसमें दी गई है वो लाल रंग की, क्वेश्चन पूछा गया, टोन इसकी लाल रंग की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, पश्चिमी कला जगत का सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। इस चित्र की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई वो है आपकी 21 गुणे 30, यानी ये जो है 21 इंच लंबी है ये, और 30 इंच ये चौड़ी है ये, ठीक है। यानी 21 गुणे 30 इंच में ये चित्र बनाया गया है, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। मोनालिसा का चित्र बनाया था इन्होंने। मोनालिसा की दाईं आंख पर इन्होंने अपने विंची ने, यानी लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की चित्र की आंख की पुतली पर इन्होंने अपने इस चित्र पर उन्होंने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हैं। यानी वो इतना छोटा हस्ताक्षर किया है कि जो बहुत जल्दी उसको देखा नहीं जा सकता है। तो मोनालिसा की जो चित्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र तो है, ये आप जान ही रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये चित्र जो कहाँ था, ये था लूव्र संग्रहालय में था। लूव्र संग्रहालय भी हमने आपको बताया कहाँ था, ये पेरिस में था। लूव्र संग्रहालय से ये चित्र 1911 में, यानी लूव्र संग्रहालय में ये 1911 में, यानी देता हूं, लूव्र संग्रहालय से 1911 में ये हो गया चोरी। 2 साल तक किसी को नहीं मालूम था ये चित्र है कहां। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चित्र 12 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1913 में ये फ्लोरेंस का मैंने बताया, इटली बताया, फ्लोरेंस के एक होटल के कमरे में पाया गया। जब इसकी जांच की गई कि ये चित्र यहां कैसे आ गया, तो पता ये चला कि इसको एक वेटर ने चुराया था। इटालियन वेटर था जो पेरिस में काम करता था, पेरिस के एक होटल में काम करता था। तो इसको चोरी करने वाले व्यक्ति का जो नाम था, यानी चोरी करने वाला व्यक्ति का नाम था, जो इटालियन व्यक्ति था, ये इटालियन व्यक्ति था। इसका नाम था पेरूजा विंसेंजो। इसका पूरा नाम था पेरूजा विंसेंजो, बिल्कुल सही नाम है, पेरूजा विंसेंजो पेरूजा, बिल्कुल सही इसका नाम है, विंसेंजो पेरूजा। ये एक वेटर था। कौन था ये? एक वेटर था। इसका तर्क क्या था जब पकड़ा गया, क्यों भाई चोरी की तुमने?
तो इसने बताया कि ये जो हमारे इटली की एक हमारी धरोहर है, इटली हमारे देश के जो इटली का ये धरोहर हमारी है, और इसको नेपोलियन इसको उठा ले गया था, नेपोलियन ने इसको जो है अपने कब्जे में कर लिया था, और हम इस धरोहर को जो फ्रांस में था, इसको हम फ्रांस से हम चाहते कि इटली के संग्रहालय में रखा जाए, इसलिए इसको हमने चोरी की थी। लेकिन वापस फिर इसको लूव्र संग्रहालय पहुंचा दिया गया। पहुंचाने के बाद इसको जो है क्या किया गया, इसको एक ऐसा शीशे का बॉक्स में इसको रखा गया। ये शीशा ना तो चमकता है और ना ये टूट सकता है, तो इसीलिए आज वर्तमान में जो मोनालिसा का जो चित्र है वो यहाँ पर आज भी सुरक्षित है। कहाँ है? लूव्र संग्रहालय में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब तो आपको कि ये मोनालिसा का पेंटिंग है कहाँ। अब हम बात करते हैं मोनालिसा की मुस्कुराहट की बात करते हैं। मोनालिसा बहुत मुस्कुराती है, आज भी वो एक विषय बन गया है कि मोनालिसा की मुस्कुराहट का राज क्या है। जैसा कि हमें कुछ जानकारी हुई वो बताते हैं आपको। पहली चीज तो ये कि मोनालिसा के बारे में कुछ चित्रकारों, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो मोनालिसा जो थी वो उनका यानी लीसा जो थी उनका दांत टूटा हुआ था। अब दांत टूटा होने के कारण उनकी जो है वो होंठ नीचे की ओर दब रहे थे, तो उन्होंने अपने जबान से यूं उठाने का प्रयास किया है, इसीलिए वो मुस्कुराहट दिखती है। कुछ विद्वानों का ये तर्क है। लेकिन अमेरिकी विद्वान 1986 में सुश्री विविलियन स्क्वायर्ड उनका नाम है, पूरा थोड़ा बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है सुश्री इनका अजीब नाम है लिलियन स्क्वायर्ड। 1986 में अमेरिका की वैज्ञानिक जिसका नाम है सुश्री लिलियन स्वाइड्स, ये नाम है। इन्होंने कहा कि जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची का आत्मचित्र है। तो इन्होंने 1986 में कंप्यूटर की मदद से 1518 में लियोनार्डो दा विंची का चित्र यानी आत्मचित्र, जो 1518 में आत्मचित्र लियोनार्डो दा विंची बनाया था, इसको बनाया था लाल चाक से बनाया था। ठीक है, इस ये वाला चित्र और दूसरा मोनालिसा का चित्र दोनों आमने सामने रखे। इन दोनों को चित्र को आमने सामने रखा और कंप्यूटर के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले आत्मचित्र में उन्होंने बाल को हटाया कंप्यूटर के माध्यम से, फिर इन्होंने उनकी मूछें हटाई, फिर उनकी दाढ़ी हटाई, फिर भौवें हटाए। तो जब इन्होंने बाल, दाढ़ी, भौवें, मूछें जब हटाया तो ये चौंक गई देख के, अरे ये तो स्वयं लियोनार्डो दा विंची ही हैं। यानी सुश्री लिलियन स्वाइड्स का कहना यह है कि मोनालिसा जो एक पेंटिंग है, एक महिला की जिसका नाम लीसा नाम है, उसकी पेंटिंग है, बल्कि इन्होंने कहा इसकी पेंटिंग नहीं है बल्कि इनका स्वयं का चित्र ही है। ये इनका तर्क है ये। और इन्होंने इसके नाम पर एक पुस्तक भी लिखी और उस पुस्तक का नाम है एनार्टिकल। उस पुस्तक का नाम है सिसिलियन आर्ट एंड एनार्टिकल। सिसिलियन आर्ट एंड एनार्टिकल वो बहुत टफ है, इसका मतलब उसको जरूरी याद करना नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इस पर रिसर्च किया था तो ये नाम याद रखिएगा, सुश्री लिलियन स्वाइड्स। ये क्योंकि पेपर इस बार का जो आएगा वो हट करके आएगा, जान लिखिएगा, वही कर पाएगा, सिलेक्शन हो लेगा जिसको अच्छे क्वेश्चन चढ़ाएगा और जिसको अच्छी जानकारी होगी। तो इस तरह से अगर आप मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो हम आपको बिल्कुल बारीक से बारीक यानी आपको डीप में जाकर आपको हम जानकारी देंगे। चलिए और आगे देखते हैं इनके बारे में। उन्नीस 1994 में
आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर के जन्मदाता जिनको आप लोग जानते हैं, जो सभी लोग जानते हैं, अमेरिका के, जिसका नाम है, आप लोग सभी जानते हैं, उनका नाम आप लोग जानते हैं, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक खरीदी थी और उसका नाम है कोडेक लाइसेस्टर। कोडेक लाइसेस्टर, कोडेक लाइसेस्टर, ये पुस्तक किसकी थी? ये थी लियोनार्डो दा विंची की। इस पुस्तक के कुछ पन्नों को बिल गेट्स ने खरीदा था। अब जब इन पुस्तकों को उन्होंने, लाइसेस्टर पुस्तक के कुछ पन्नों खरीदा, तो इन्होंने, बिल गेट्स ने 1995 में अपने कंप्यूटर के, ठीक है, अपने कंप्यूटर का जो शावर होता है, जो उसका फ्रंट हिस्सा होता है, उस विंडो शावर में, यानी इन्होंने विंडो शावर पर उसके कुछ पन्नों के चित्र जो थे उन्होंने उस पर दिखाए थे। ये कब की घटना है? 1995 की। इसी तरह से लियोनार्डो विंची के बारे में कुछ क्वालिटी बता देते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने बताया, किसने? विंची के अनुसार आकाश का रंग कैसा है? आकाश का रंग कैसा है? नीला है। ठीक। अब नीला क्यों है? नीला जगह लाल हो सकता था, पीला हो सकता था। जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, उन सूर्य की किरणें निकलने के पश्चात जो उसका हवा चलती है, उस हवा से सभी रंग जो हैं वो बिखर जाते हैं। केवल लाल रंग ऐसा है जो पूरा फैलता है। नीला रंग, दिमाग बार बार लाल आ रहा है। नीला रंग जो है वो सबसे ज्यादा फैलता है। मैंने पीछे आपको कलर रंग बताया है कि नीला रंग सबसे अधिक फैलाव लेता है। तो सूर्य की किरणें निकलने के बाद हवा के माध्यम से नीला रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये इन्होंने सबसे पहले तर्क दिया था कि आकाश का रंग नीला है। फिर लियोनार्डो दा विंची ने कैंची का आविष्कार किया था। अगर कैंची ना होती तो कपड़े आज तक हम लोग ना पहन पाते, पत्ते, कागज वगैरह सब बांधते हो। तो ध्यान रखिएगा, कैंची का आविष्कार किसने किया था? विंची ने किया था। नेक्स्ट, लियोनार्डो दा विंची एक हाथ से चित्र बनाते थे और दूसरे हाथ से लिखते जाते थे। यानी दोनों हाथ का प्रयोग करते। आपने देखा होगा, फिल्म आई थी ना एक, वो क्या कहते हैं, 3 इडियट्स है। उसमें एक वायरस करके जो प्रिंसिपल साहब थे, तो दोनों हाथ से लिखते थे ऐसे करके। तो बस एक हाथ से ये चित्र बनाते जाते थे और एक हाथ से ये लिखते भी जाते थे। ये क्वालिटी इनकी है। नेक्स्ट क्वालिटी इनकी जानिए। विंची अक्षरों को, यानी शब्दों को, अक्षरों को उल्टा एक क्रम में लिख सकते थे। एक क्रम में लिख सकते थे, यानी ऐसे क्रम में लिखते, ऐसे क्रम में लिखते थे जैसे शीशे में उल्टा चित्र दिखता है। यानी कोई अगर हम अच्छा लगाए तो उल्टा दिखता, बिल्कुल वैसे तुरंत लिख लेते थे। अक्षरों को उल्टा एक क्रम में लिख सकते थे। ये इनकी खास बात थी। और बहुत सारी इनकी खूबियां हैं, जितनी बताओ कम है। फिलहाल जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो और भी हम लेक्चर में भी बहुत सारी बातें बताएंगे। अब हम इनके लास्ट चित्र की बात करता हूं। उस चित्र का नाम है सलवाल्टर मुंडी।
नवंबर 1917 में इसकी नीलामी हुई। नीलामी में 45.03, यही ना शायद 45.03 करोड़ डॉलर, बिल्कुल सही है, करोड़ डॉलर में ये क्या हुआ था, बिका था। इसकी कीमत समझ लीजिए लगभग 3000 करोड़ रुपए में बिका था, यानी 29 दशमलव कुछ करो, मानी लगभग माना था 3000 करोड़ रुपए में इनका बिका था। 3000 करोड़, बिल्कुल सही है, 3000 करोड़ है, हाँ लगभग 3000 करोड़ रुपए। 30,000 होगा, 3000 नहीं है, हाँ ठीक है, 3000 करोड़ रुपए में ये लगभग बिका था। तो इस तरह से ये इनका चित्र खरीदा किसने था भाई, करोड़ों में तो धाई चित्र का नाम है। तो ये चित्र अबू धाबी के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने खींचा था, उसका नाम था लोवीरे अबू धाबी। इसको खरीदा किसने था, लोवीरे अबू धाबी, ये खरीदा था। अब कहाँ चित्र है ये, वर्तमान में ये चित्र जो सुरक्षित है, ये सुरक्षित है कतर म्यूजियम में। कतर म्यूजियम में आज भी ये चित्र सुरक्षित है। तो दोस्तों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कलाकार है जिसका नाम लियोनार्डो दा विंची है। जो नए लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इधर उधर न भटकें, चारों तरफ यूट्यूब पर वीडियो देख लें, अब उसमें निर्णय स्वयं लें कि मुझे ऑनलाइन क्लास कहाँ करनी है। तो दोस्तों, मेरी क्लास कल शुरू होने वाली थी, यानी 5 तारीख शुरू होने वाली थी, लेकिन थोड़ा से टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण इसलिए ये वीडियो जो ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे वो हम 8 तारीख को शुरू करेंगे रात 8 बजे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो जान ही जाएंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं उसको भी एक दूसरे को बताएं। और इस वीडियो के बारे में मैं कहूँगा कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे थंबनेल पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हो सकता है कल हम आपको जो मेरे पास जिनके व्हाट्सएप नंबर है, मैं उनको टीजीटी पीजीटी कला का पूरा सिलेबस हम उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे कि क्या आपका सिलेबस होगा। वो सिलेबस जो कमीशन ने जारी किया उस सिलेबस की बात नहीं करते हैं, हम वो सिलेबस की बात करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और जो इलाहाबाद वाले, जो खासतौर से प्रयागराज के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी 3-4 जगह ऑफलाइन क्लास शुरू, कुछ जगह हो गई है, कुछ शुरू होने वाली है। जो नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जुड़ें। ये मेरी गारंटी है कि एक सीट आपको हम टीजीटी या पीजीटी कला में सुनिश्चित करा दूंगा। ये एमजेड खान का दावा है कि वो क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। और इस वीडियो को और पिछले वीडियो को आप लोग देखें, जो कमी हो वो भी बताएं। और जल्द ही मेरा बैच शुरू होगा ऑनलाइन। तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद।